क्या युद्ध की जरूरत है? इंडिया इज एट वॉर। भारत जंग में है, युद्ध में है। हमें ये लड़ाई के लिए तैयार रहना जरूरी है। अगर हमें सुई का इस्तेमाल करने से काम हो जाता है तो हमें तलवार चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मगर भारत कह रहा है आप हम पर कार्रवाई करेंगे और आप ये चाहते हैं कि हम चुप बैठे रहें। आप हमारे शहरों को निशाना बनाएंगे और आप चाहते हैं कि हम अपने S-400 का इस्तेमाल ना करें। कि हमें कोई परेशान न करे, पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, हमें परेशान मत करो, हमें अपने देशवासियों को ख्याल रखने दो। अगर ये पाकिस्तान नहीं सुधर रहा और सबको पता है कि इसका इलाज सिर्फ भारत के पास है, भारतीय सेना के पास है, तो क्यों नहीं हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ावा देते हैं? अब हमारे देश को प्रॉक्सी बनने की जरूरत नहीं है कि आप अमेरिका और चाइना की लड़ाई के अंदर, ठीक है, जैसे पाकिस्तान एक अपने आप को टूल बनाना चाहता है और बनता रहा है, हमें वो टूल बनने की जरूरत नहीं है, हमारा ही नुकसान होगा। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पाकिस्तान के साथ के बारे में नहीं बात करते, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आप लोग उनको नीचे ले आके बात कराना चाहते हो कि उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है। नहीं, वो दो लोगों से बात करते हैं, वो अपने देश से बात करते हैं और दुनिया से बात करते हैं, ठीक है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। कि हमारे देश के ही अंदर बड़े गद्दार हैं और एक बहुत ही लोग अहम बात भूलते जा रहे हैं कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान ये चाहता है इंडिया और पाकिस्तान को हाइफिनेट कर दिया जाए, मतलब बराबरी के तौर पे। ये जो प्रधानमंत्री है ये हर चीज़, जब ये अपने घर से बाहर निकलते हैं मेरे ख्याल से कोई ना कोई मैसेज निकाल कर निकलते हैं। तो जब ये 10 मिनट 20 मिनट बात कर रहे हैं तो ये मैसेजिंग है, सब एक मैसेजिंग है, बिना मैसेजिंग के नहीं है। ये पूरी तरतीब है दिखाने के लिए। सब झूठ बोल रहे हैं, हमारे बेस पे कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान को तो बताया, दुनिया को बताया, बट अपने देश के अंदर भी जो हमारे गद्दार हैं, एंटी नेशनल है, उनको ही बता दिया। वरना ये अगर नहीं बताएंगे तो 2 दिन के अंदर ये लोग बुलबुलाएंगे, राइट। आप ये भी जैसे पाकिस्तानी है ना, वैसे इनकी भी पूंछ टेढ़ी है, वो सीधा नहीं कर सकते। बट देखिए, लड़ाई पे जाना फौज के लिए आसान चीज़ होती है, मगर जो एस्केलेशन लैडर बोलते हैं कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्या चीज़ रोक रही है इन आतंकवादियों को मारने के लिए घुस के? जैसा ये है ना हाफिज सईद, इसको घुस के मारने में हमें क्या चीज़ अभी तो ISI इज़ वेरी वेरी डेंजरस एलिमेंट। ये सोचना कि दुश्मन छोटा है या बड़ा है, ठीक है, और मैं उसके ऊपर काबू हो जाऊंगा, सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। एक फौजी जो उस बॉर्डर पे रहता है, मरने के लिए तैयार है पूरे देश की रक्षा करने के लिए, उसको जब ये सब खबरें मिलती हैं कि हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, लड़ाई हो रही है, क्या वो फौजी क्या सोचता है, कैसा लगता होगा? ओवैसी साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अब है ये जो एक लालच है ना हमारे देश के अंदर, खास तौर से हमारे स्टार्स के अंदर, राइट, और ये मुंह के अंदर उंगली डाल करके बैठे हुए हैं। किसी ने भी पहलगाम के बारे में कुछ बोला नहीं? क्या वो जो माताएं और बहनें जो विधवा हुई हैं, वो उनके लिए कोई मायना नहीं रखती हैं? हम मरने को तैयार है, हमारा जवान जान देने को तैयार है, और आपको पैसों की और फॉलोअर की पड़नी, सोचने की बात है। धिक्कार है ऐसे लोगों को। जय हिंद, नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे सर हैं। कुछ हफ्तों से जो देश में सारी चीज़ें हुई, उसे शायद ही देश का कोई भी आदमी भूल पाएगा। एक ऐसा आतंकवादी हमला जिसने पूरे देश को झंझोर दिया। किसी ने भरोसा नहीं किया था। वहाँ जो सैलानी गए थे उन्हें भी ये नहीं पता था कि उनका आखिरी दिन होगा। मेरे साथ सर हैं। सर जय हिंद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल और एकदम एट टू द पॉइंट, क्या युद्ध की ज़रूरत है? जैसा माहौल अब बना पूरे देश में, और मीडिया ने भी, सबने कवर किया, पब्लिक ने भी उसे वॉर कहा, भारतीय सेना ने, सरकार ने उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, लेकिन मीडिया ने, पाकिस्तानी सरकार ने, सबने वॉर का रूप दे दिया। क्या सही में हमें युद्ध की आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता कि हमें युद्ध की आवश्यकता है, बिकॉज जो आज हमारी शक्ति है देश की, वो इस हिसाब से है कि हम अपनी फौज को एक ताकत बना करके, दिखा करके,
हम उसका बाकी जो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके रास्ते पे चल सकते हैं। मैं खुद फौजी हूँ, मैंने बहुत ऑपरेशंस देखे हैं, कई बड़े छोटे सभी ऑपरेशन का हिस्सा रहा हूँ डायरेक्टली। कई लोग को मौका नहीं मिलता इन सब चीज़ों का। मुझे और मैंने लड़ाई के बारे में, वॉरफेयर के बारे में बहुत पढ़ाई करी है, यहाँ नहीं करी है, देश विदेश में करी है। और कई ऐसे अपॉइंटमेंट में रहा हूँ जहाँ पर मुझे वॉरफेयर के बारे में, जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है, उसके बारे में मुझे सीखने का और पढ़ाने का मौका मिला है। तो आपने ये सीधे सवाल पूछा है, मैं आपको सीधा सवाल का जवाब ये देता हूँ कि अगर हमने विकसित भारत 2047 की तरफ चलना है तो हमें ये लड़ाई के लिए तैयार रहना जरूरी है। पुश किया गया तो जाना जरूरी है, मगर पुश नहीं किया गया तो उसके रास्ते पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस काम को करने के लिए अगर हमें सुई का इस्तेमाल करने से काम हो जाता है तो हमें तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मगर तलवार और तलवार से सभी बड़े हथियार वो हमेशा तैयार रखने चाहिए, ताकि जो हमारे देश के दुश्मन हैं, हमारे दुश्मन हैं, वो कुछ ऐसा ना कर सकें कि हमारा जो रास्ता प्रगति का है अपने देशवासियों का, उसके ऊपर कुछ असर आ सके। सर, पिछले कुछ सालों से या दशकों से ही मान लीजिए कि पाकिस्तान सुधर तो रहा नहीं। पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान ही एक आतंकवाद का आका है। अमेरिका भी जानता है, ट्रंप भी जानते हैं। अगर ये पाकिस्तान नहीं सुधर रहा और सबको पता है कि इसका इलाज सिर्फ भारत के पास है, भारतीय सेना के पास है, तो क्यों नहीं हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ावा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, बहुत अच्छी चोट दी। पाकिस्तान जैसे AK भारती सर ने कहा, एयर मार्शल ने, कि कुछ दिनों में पता चल जाएगा पाकिस्तान ने क्या खोया। हम इसको और बढ़ावा क्यों नहीं देते? क्यों हम सीज फायर के लिए मान गए? पहली बात है, सीज फायर नहीं है, बहुत ही बड़ा गलत ये जो लैंग्वेज आपकी मीडिया यूज़ कर रही है। सीज फायर नहीं है, ये सिर्फ एक पॉज है, एक स्ट्रेटजिक पॉज है। ऑपरेशन सिंदूर मुझे नहीं लगता कहीं भी हमारे किसी DGMO ने, किसी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के प्रवक्ता ने या प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी ये बोला हो कि सीज फायर हो गया। सीज फायर कहीं नहीं है, ये सब एक स्ट्रेटजिक पॉज है, एक बिहेवियर चेक करने के लिए पाकिस्तान का कि आप गलत काम ना करना। अगर किया तो अगले सुई से, छोटी सुई से फिर बड़ी सुई पर आएंगे, राइट। एक और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जब दो बड़े देश लड़ते हैं, जो बहुत ही प्रगतिशील देश होते हैं, जो प्रगति के रास्ते पे होते हैं, वो आपस में डायरेक्टली नहीं लड़ते, वो अपने प्रॉक्सीज के साथ लड़ते हैं। उनके आगे कोई और लड़ता है। जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर है, उसमें अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियन, ये रशिया के साथ नहीं लड़ रहा, यूक्रेन लड़ रहा है, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम यूक्रेनियन की लड़ाई लास्ट यूक्रेनियन तक मार काट करके तब हम जीत जाएंगे। उसमें रशिया का नुकसान हो रहा है, ठीक है। जिस रास्ते पे, प्रगति के रास्ते पे चलना चाहिए, जहां उसका फोकस होना चाहिए, वो फोकस करने के बजाय वो यूक्रेन में नेटो और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। वो यूक्रेन से नहीं लड़ा, ठीक है। फौजी सिर्फ यूक्रेन है, उनके सिविलियन यूक्रेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन का है, मगर पैसा, मिलिट्री इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम, सब कुछ अमेरिका, नेटो के देशों का है, यूरोपियन देशों का है, करेक्ट। तो ये समझदारी होगी कि आप और हमारे सभी देशवासी ये समझ सकें कि आप अमेरिका और चाइना की लड़ाई के अंदर, ठीक है, जैसे पाकिस्तान एक अपने आप को टूल बनाना चाहता है और बनता रहा है, हमें वो टूल बनने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ही नुकसान होगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब दो बड़े देश लड़ते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं लड़ते, वो प्रॉक्सी के थ्रू लड़ते हैं, राइट। हमारे देश को प्रॉक्सी बनने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरी लड़ाई होती है वो रिसोर्स की लड़ाई होती है, मार्केट की लड़ाई होती है, ये बिजनेस की लड़ाई होती है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। या धर्म की लड़ाई होती है, राइट, जो देखा गया है। बट ये धर्म की लड़ाई जो है पाकिस्तान से लेकर के मिडिल ईस्ट, मिडिल वेस्ट, वहाँ पे है आज के मॉडर्न ज़माने में, फिर भी वहाँ पे धर्म की लड़ाई है। बांग्लादेश में है धर्म की लड़ाई,
मगर बाकी किसी देश के अंदर जो मॉडर्न देश हैं, वहाँ कहीं भी धर्म की लड़ाई नहीं है, वहाँ पे रिसोर्स की लड़ाई है। वो सब एक दूसरे को लड़ाई लड़ा के अपना फ़ायदा निकालते हैं। तो मुझे लगता है समझदारी हमारी यही है कि आप दूसरे के लिए मत लड़ो, आपको जब लड़ना है तो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ो, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट इस लड़ाई के अंदर ये है कि हमें कोई परेशान न करे, पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, हमें परेशान मत करो, हमें अपने देशवासियों को ख्याल रखने दो। हमारी निगाह वापस जो हमारी सिविलाइजेशन का जो एक दर्जा था उसको लाने के लिए, ना कि लड़ने के लिए। तो ये फोकस रखना बड़ा ज़रूरी है, राइट। अच्छा, मैं ये सवाल जो आपसे पूछने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सोचा था मैंने कि थोड़ा बाद में पूछूंगा। पीएम का संबोधन आपने सुना, राष्ट्र को संबोधन किया, क्या लगा कि ये संबोधन की ज़रूरत और पाकिस्तान को ऐसी धमकी की ज़रूरत बहुत पहले थी? और इसमें जो आपने एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं, आपने बोला कि अपने लिए लड़ो, किसी का प्रॉक्सी मत बनो, किसी को प्रॉक्सी मत बनाओ। पीएम ने साफ साफ ट्रेड वॉर की बात की कि अगर ट्रेड और टेररिज्म की बात की कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं हो सकता, खून पानी एक साथ नहीं बह सकता। कुछ लोगों के जवाबों को देते हुए, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा था कि भाई खून और पानी बहेगा, पीएम ने उनको जवाब दिया। ट्रेड और टेररिज्म पे सीधे ट्रंप को जवाब दिया, नाम नहीं लिया लेकिन ट्रंप को जवाब दिया, ये सबको पता है। वही वाली बात, आप जो प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं, अमेरिका प्रॉक्सी और इन सब की इस्तेमाल करता है। उत्कर्ष देखो, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पाकिस्तान के साथ के बारे में नहीं बात करते, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आप लोग उनको नीचे ले आके बात कराना चाहते हो कि उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है। नहीं, वो दो लोगों से बात करते हैं, वो अपने देश से बात करते हैं और दुनिया से बात करते हैं, ठीक है। हाँ, वो रास्ता कहीं से जाता हो, बात दूसरी है। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने वो डिसीजन लिया होता एड्रेस करने का, और वो एड्रेस भी करते तो हमारे देश के जो सैनिक हैं उनको शाबाशी देते। मगर जब ट्रंप ने इस चीज़ को कोशिश करी बताने की कि अब ये इशू इंटरनेशनलाइज हो गया, देखिए पाकिस्तान का क्या मुद्दा है, वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से हमारे देश को टेरर और टॉक, ट्रेड नहीं बोला है, टेरर एंड टॉक, वो टेरर करेगा और आप हमसे बात करो और हमसे ट्रेड के बारे में बात करो। नहीं, ट्रेड वाला मैं क्यों बोल रहा हूँ, ट्रेड कहा उन्होंने कि ट्रेड और टेररिज्म भी एक साथ नहीं हो सकते, वो उस वाले, क्योंकि ट्रंप का बयान था कि ट्रेड अगर मैंने दोनों देशों से बात की, अगर आप रुक जाते हो तो मैं बहुत ट्रेड करूंगा, नहीं तो ट्रेड बंद। ये धमकी देते ही मेरे दोनों देशों ने शांति बना। एक्चुअली उसने धमकी नहीं दी है, उसने ये बोला है कि हम आपके साथ बहुत ट्रेड करेंगे और आपको लालच दिया है और आप लालच में आ गए। एक्चुअली ये बताने उसका कहने का यही, उसका कहने का तात्पर्य था, धमकी हमारे वो धमकी कौन देता है आज के तरीके में, ठीक है। हमारे पास खुद की बड़ी अच्छी मार्केट है, ठीक है, बट हमें कुछ ज़रूरतें हैं बाकी देशों से, क्योंकि एक ग्लोबल सिस्टम है, उसमें हमें सबकी ज़रूरत पड़ती है, आपको साथ रहना पड़ता है। तो मैं फिर से वापस आना चाहूँगा कि वो जो पूरी कार्रवाई है, जो एड्रेस है उनका, उन्होंने धमकी नहीं दिया, उन्होंने अपने देश को बताया कि हम तैयार हैं, आपका जो रोष था हमने वो आपको प्रॉमिस किया था, आपके रोष को हमने पूरा कर दिया, ठीक है। मगर दुनिया को उन्होंने ये बताया कि हम आपके पास हमेशा आते रहे, कि ये जो हमारा पड़ोसी देश है, आप चाहते हो कि बात करो, मगर ये टेरर चलाता है। और उन्होंने उस पूरे बयान के अंदर कई एग्जाम्पल एविडेंसेस के बारे में बात कर दी कि कैसे वो फोटोग्राफ्स हैं, कैसे लोग उसको एक टेररिस्ट जो मरे हैं उनके लिए एक स्टेट ऑनर दे रहे हैं, और कैसे सीनियर ऑफिसर्स के पीछे हैं, कई चीज़ें उन्होंने उसकी व्याख्यान किया और बयान दिया। और आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप लोग कुछ नहीं कर रहे उसको रोकने के लिए। जो ये आपका गुर्गा है, आपके कंट्रोल में है, आपका टूल है, तो अब हमको ही आपके टूल को सबक सिखाना पड़ेगा। वो हमने सबक सिखा दिया, राइट। फिर उन्होंने बहुत डिटेल में एक बातचीत करी कि कैसे उनका फ़ोन आया पाकिस्तान डीजीएमओ का, और कैसे फिर हमारे डीजीएमओ ने अपने समय पे टाइम लिया। वो भी बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश के ही अंदर बड़े गद्दार हैं, ठीक है। वो ये चाहेंगे बताना सभी दुनिया को कि हम अमेरिका की बात में आकर के आगे, लोग ये नहीं समझते कि जैसे ही आप ये चीज़ बोलने लगेंगे कि अमेरिका के कहने पे ये सब काम हुआ है, तो पाकिस्तान
के ऊपर कितना भी नुकसान हो जाए वो सहने को तैयार है। ये इशू ऑफ जम्मू कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो जाता है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं हमेशा कि इट इज बाइलेटरल इशू। और दो लोग एक्चुअली में दो लोग में भी इसमें अभी तो पाकिस्तान का हाथ खत्म भी हो गया बिल्कुल, क्योंकि अभी तो उनके साथ में बात ही करने की बात नहीं है। वो तो ये कहते हैं यार हम जब तुमसे बात करेंगे तुम्हारे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद बात करेंगे, बाकी ट्रेड शेड तो बाद में देखेंगे, पहले तुम बताओ कि तुमने अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्त नाबूद किया, जो तुम अपने बंदे पाल रहे हो, तुम उसको हमें कब हैंड ओवर करोगे, जो भी है। तो ये जो मैसेजिंग है वो मैसेजिंग इज फॉर वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को बताना कि ये जो चीज़ है वो हमने ट्रम्प के कहने पे नहीं करी है। हमने पहले दिन बता दिया पाकिस्तान को आगे मत बढ़ो वरना बुरा होगा। पाकिस्तान आगे बढ़ा, फिर हमने फिर समझाने की कोशिश करी, जब वो नहीं माना तो तीसरी रात हमने बिल्कुल उसको सख्ते में डाल दिया, राइट। तो हम तो नहीं गए कहीं पर बोलने के लिए, पाकिस्तान ही गया। पाकिस्तान को जाने की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान ने हमने पहले ही बता देना हमको कि भाई गलती हो गई माफ करो, अभी आगे नहीं करेंगे। मगर आतंकवादियों को सौंप देते हैं हम। नहीं, अभी तो आतंकवादी सौंपने की बात ही नहीं हो रही ना। जब तीसरे दिन जब कार्रवाई हुई, चौथे दिन कार्रवाई हुई, तो भी तो हमने चौथी बार बताया पाकिस्तान को कि यार तुम बंद कर दो, आगे मत चलो। उन्हें अंकल सैम के पास जाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने हमको डायरेक्टली फ़ोन किया होता, हमने फायरिंग बंद कर देनी थी। मगर ये जो ड्रामा है पाकिस्तान का, भय का, सब कुछ का, वो ड्रामा ये है कि ये चीज़ जो है इंटरनेशनलाइज हो जाए। और एक बहुत ही लोग अहम बात भूलते जा रहे हैं कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान ये चाहता है इंडिया और पाकिस्तान को हाइफिनेट कर दिया जाए, मतलब बराबरी के तौर पर। हमारी कोई बराबरी नहीं है उनके साथ। हम नंबर में, इकोनॉमी में, मिलिट्री पावर में, डिप्लोमेसी में हम दुनिया के को मदद कर रहे हैं, वो दुनिया से मदद भीख मांग रहे हैं। बड़ा फर्क है। मैं इसको सिंपल में बोल दूं, विश्व गुरु। हाँ, हम विश्व गुरु, मतलब हमारा देश विश्व गुरु है। कल्चरली, सिविलाइजेशनली, आज की तारीख में इकोनॉमिकली, मिलिट्री पावर के अंदर, टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हम उतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते, हम 100-200 साल पीछे हैं, मगर फिर भी गैप कवर हो रहा है। तो वो ये चाहता है कि यार हमको और इंडिया और पाकिस्तान को इक्वेट कर दो। जो ये कुछ देश हैं, चाइना है, अमेरिका है, यूके है, ये भी वही चाहते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो नीचे गिर जाए, और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसके अंदर हमारी जो साख है वो कम हो जाए। मगर हम तो नहीं चाहते, हमारा देश नहीं चाहता, हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं यार आई एम ऑन द हाई टेबल, हम एक अच्छे नेशन हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम लोगों की मदद करते हैं और हमने वैसे ही रहना है, राइट। तो ये लेकर के आना, उन्होंने हाइफिनेट किया पाकिस्तान विद टेरर अपने टॉक के अंदर, पाकिस्तान एंड टेरर। तो इंडिया पाक के बदले में पाकिस्तान एंड टेरर हो गया, इंडिया आउट हो गया उसमें से। तो ये जो बातचीत होती है ना, जो एड्रेस होता है, और खासतौर से जो ये जो प्रधानमंत्री है, ये हर चीज़ जब ये अपने घर से बाहर निकलते हैं, मेरे ख्याल से कोई ना कोई मैसेज निकाल कर निकलते हैं। तो जब ये 10 मिनट 20 मिनट बात कर रहे हैं तो ये मैसेजिंग है। आप क्यों समझते हैं कि वो आदमपुर एयरबेस में गए? मैसेजिंग है। आई एम श्योर इसका आपका अगला सवाल होगा इसके ऊपर कि आदमपुर क्यों गए। आदमपुर इसलिए गए टू ब्रेक दैट नैरेटिव। और उसमें किसी ने पूछा है उससे, ओवैसी ने पूछा है कि क्या शहबाज शरीफ और असीम मुनीर उनके एयरपोर्ट पे जा सकते हैं, लैंड कर सकते हैं? बड़ा कंपैरिजन है। तो इसमें कंपैरिजन क्या था कि पूरी पाक की मीडिया उनका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है कि हमने एयरफील्ड पे अटैक किया, ये किया, वो किया। आदमपुर के बारे में भी उन्होंने बात करी, और आदमपुर कैंट मतलब बहुत क्लोज एयरफील्ड है, उस पर अटैक भी किया था उन्होंने। जब हमारे प्रधानमंत्री का जहाज़ लैंड होता है, वहाँ पूरी मीडिया देखती है, लाइव कवरेज हो रहा है, रनवे पे लैंडिंग हो रही है, लोग खड़े हैं और पीछे S-400 खड़ा है, पीछे सारे। सबसे बड़ा मैसेज ये S-400। और आप ये भी देखिए मैसेज, सारे जो हथियार जो एयरक्राफ्ट से, मैक्सिमम एयरक्राफ्ट, अभी मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट जो मुझे लगता है कि 100% सारे रशियन मेक थे, ठीक है। ये सब एक मैसेजिंग है, बिना मैसेजिंग के नहीं है। ये पूरी तरतीब है दिखाने के लिए। सब झूठ बोल रहे हैं, हमारे बेस पे कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान को तो बताया, दुनिया को बताया, बट अपने देश के अंदर भी जो हमारे गद्दार हैं, एंटी नेशनल है, उनको ही बता दिया।
वरना ये अगर नहीं बताएंगे तो 2 दिन के अंदर ये लोग बुलबुलाएंगे, राइट? तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक हो रहा है बिलबिलाना जो आप बोल रहे हैं। वो तो देखिए ऐसा है, जो Political पार्टियों गद्दार का हो होता है ना, उसके सामने आप बता दीजिए 2 जमा 2 4 है, वो तो यही नहीं मानेगा, वो तो सब कुछ और कुछ बताएगा। वो आप ये भी जैसे पाकिस्तानी है ना, वैसे इनकी भी पूंछ टेढ़ी है, वो सीधा नहीं कर सकते, बट फिर भी बड़ा जरूरी होता है अपने देश को बताना। दूसरा, इक्विपमेंट के बारे में बताना। चाइनीज इक्विपमेंट, अमेरिकन इक्विपमेंट, टर्की इक्विपमेंट, सबकी ऐसी तैसी कर दी। उसमें हमारा एक आकाश डिफेंस सिस्टम भी, हाँ, वो तो हमारा इंडिजीनियस हो गया, ठीक है, बट वो जो मैं फोटोग्राफ की बात कह रहा हूँ, वहाँ पर सारा कुछ रशियन है। ये सब भी बिजनेस का मॉडल है। आप आत्मनिर्भरता, हमारे खुद की चीज़ें और रशियन सिस्टम ने इनको सॉर्ट आउट कर दिया। ये बड़ा मैसेजिंग है, ठीक है, वरना और भी कुछ इक्विपमेंट हो सकता था ना। हाँ सही, ठीक है, तो हर चीज़ मैसेजिंग पे चलती है। अच्छा, मैं पीएम के ही संबोधन पे आता हूँ। एक फौजी के तौर पे पीएम का संबोधन आपने सुना, कैसा लगा? ये मैं तो कोई यंग फौजी तो हूँ नहीं कि मैं जोश में आ जाऊँ, और आप मुझसे चाहते हैं कि आप जोश से भर गए। मुझे जो पीएम का संबोधन है उसके अंदर मैं तो मैसेजिंग देखता हूँ, ठीक है। हाँ, एक आम फौजी, एक सिपाही, एक यंग ऑफिसर के लिए वो बहुत जोश भरने वाला है कि जब प्रधानमंत्री आकर के आपको शाबाश दें एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए, अचीवमेंट के लिए, तो उससे बढ़ के कोई और बात नहीं होती है, ठीक है। मगर मैं एक सीनियर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर के तहत से देखता हूँ, उनकी जो विजिट है और जो उनका संबोधन है, वो हमें ये भी आगाह करता है कि आपका काम खत्म नहीं रहा है, आप आगे तैयार रहिए, ठीक है, क्योंकि आगे कुछ होगा तो फिर मैं आपको फिर ऐसे देखूंगा और आपने करना है, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि जो हमारे सीनियर लीडरशिप है, अभी इस पे कोई खुशी नहीं होगी उनको। ये तो देखिए, हमारे देश की जो पावर है, 0.1% का भी जो फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन है, अभी सही वही इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बहुत दुनिया ये सोच रही है, लोग सोच रहे हैं, हमारे नागरिक ये सोच रहे हैं कि हमारी देश की पावर इस्तेमाल हुई है। हमारे देश की फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन पावर नहीं इस्तेमाल हुई है, बहुत पावर है। आप लोग यकीन नहीं मान सकते, जब ये मशीन खुलेगी ना तो ये बहुत लोगों को बर्बाद कर देगी, राइट। मशीन भी का डर था पाकिस्तान को। हाँ, उनको डर था या नहीं था, उनको समझ थी या नहीं थी, तो ये समझ गया ना कि हम अपने विल पे कुछ भी कर सकते हैं। मगर जब ये एस्केलेशन लैडर बोलते हैं ना जिसको, देखिए, लड़ाई पे जाना फौज के लिए आसान चीज़ होती है, मगर जो एस्केलेशन लैडर बोलते हैं कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्रधानमंत्री ने यही बोलना, यार अभी छोटी सुई से था, उससे बड़ी हुई, अब उससे और बड़ी वाली इस्तेमाल करो, मगर अभी मैं लड़ाई नहीं चाहता। ये करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे यकीन है कि हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, अभी वो बैठे हुए प्रधानमंत्री की सब बातों को समझ रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि अब इसको और कैसे थोड़ा सा मजबूत किया जाए, सही किया जाए। और अगर उन्होंने मुझे मुड़ के बोला कि अब हमने लड़ाई करनी पड़ेगी, मजबूरी है, तो ये लड़ाई कैसे होगी, वो पूरी प्लानिंग तजवीज़ चल रही होगी। तो एज अ सीनियर जो उन्होंने बात करी है, जोश, जय हिंद, भारत माता की जय, इज़ फॉर नागरिक के लिए है, एक सामान्य फौजी के लिए, एक सीनियर प्लानर्स के लिए बहुत ही गंभीर संदेश है। आपने एक बात कही कि जब जंग छिड़ जाती है तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा सा इसे समझना चाह रहा हूँ, क्या देयर इज अ थिंग कॉल्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैंने आपको भी गाली दे दी, ठीक है, आप सोच रहे हो कि, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप तो बहुत ही कमज़ोर हो, मैं फौजी हूँ और आप सिविलियन हो, सही बात, मगर आपने भी पलट के गाली दे दी तो मैं 2 दूंगा, ठीक है। ये सोचना कि दुश्मन छोटा है या बड़ा है, ठीक है, और मैं उसके ऊपर काबू हो जाऊंगा, सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, ठीक है। मगर वो कब निकलना है, 2 मारने के बाद में थैंक यू बोल देना है, चल कोई बात नहीं यार, आप अपने रास्ते चलते हैं, बात ही आगे चलेंगे तो चोटें लग जाएंगी, फिर पत्थर हो जाएगा, होता है ना, आप समझ रहे हैं। वैसे ही जो ये एग्जिट स्ट्रैटेजी है, वो प्लान करना बहुत ही मुश्किल होता है। कितनी सक्सेस इज इनफ, ये प्लान करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार जो आपको सक्सेस मिले वो
आपके एक्चुअली में घाटे में हो जाए, ठीक है। तो ये जो एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है, ये सबसे टफेस्ट काम होता है। हम किसी पोस्ट को कहीं अटैक करने जा रहे हैं और हमने बहुत आसानी से काबू कर लिया उस जगह को। अगला पड़ाव, अब वो जोश होता है ना उस टाइम पे, आप जोश के अंदर अगले पड़ाव पे चला है, नाम चला अगला पड़ाव मुश्किल था। मगर आप और पूरी दुनिया ये देख रही है कि आपने उसको कैप्चर करना था, तो आपकी ये जो सक्सेस है वो तो होगी ख़त्म, मगर वो वाली जो फेलियर है उसके बारे में बात होगी। और अगर आप जीत भी जाते हैं विद मोर कैजुअलिटीज, मोर लॉसेस, अगेन जब वो बात होती है तो एनालिसिस होगा कि आपकी सक्सेस कितनी कॉस्ट पे आई। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी होना चाहिए हमेशा। पाकिस्तान के पास में एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं था। उसने ये सोचा कि जैसे पुलवामा हुआ, जैसे उरी हुआ, तो हमारे लोग आए, उन्होंने कुछ एक्शन वैक्शन कर दिया, ख़त्म हो गया। उसको ये नहीं पता था कि हम इस बार पाक पंजाब में घुस जाएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, अनाउंस करेंगे, इस तरीके से काम होगा, 100-150 लोग टेररिस्ट मारे जाएंगे, सारे कैंपों पे ऐसे हो जाएगा। उसको ये नहीं पता था। अगर उसने ये पता करा होता तो पाकिस्तान बहुत ही स्मार्ट है, बेवकूफ़ नहीं है। वो हमेशा जो टेम्परेचर है वो उतना ही रखता है। तो आपने जब बोला कि अप्रैल 22 को ये इंसिडेंट हुआ, वो आपको 22 वाला इंसिडेंट इसलिए नज़र में आता है क्योंकि एक हिंदू सेलेक्ट करके मारा गया, राइट। अगर ये हिंदू सेलेक्ट करके और टूरिस्ट मारे गए, अगर समझ लीजिए यही चीज़ किसी फौज के ऊपर होता तो आप कहते ठीक है चलो फौजी के ऊपर हो गया ठीक है, राइट भाई, समझ रहे हैं आप बात। मगर जो एक सिंबल था, उसने जो चाहा कि 2-3 चीज़ें चाही थी उसने। एक वो हिंदू मुसलमान वाला जो बांट है हमारे देश में हो जाए, वो चाहता। उसने अपने देश को इकट्ठा करने की कोशिश करी थी हिंदू मुसलमान के नाम पर। और ये जो अटैक किया, बड़ा डेलिबरेट अटैक किया था उसने नहीं सोचा था कि ये इतना मुश्किल हो जाएगी। तो वो एग्जिट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा था। उनको मिला तीसरे दिन या चौथे दिन कि अब तो बस हो गई, एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं हुई, यही सरेंडर होता है। तो इट इज बेटर टू हैव अ गुड एग्जिट स्ट्रैटेजी एंड एक्सेप्ट योर सक्सेस वेयर इट इज एंड नॉट गो बियॉन्ड, डोंट ओवररीच। अच्छा, आपने हिंदू मुस्लिम वाली बात पे आप खुद आ गए। मैं अगला सवाल मेरा वही था कि बॉर्डर पे आप लोग, जो फौजी होता है वो बिना धर्म जात मजहब समझे सोचे बॉर्डर पर तैनात होता है उस पूरे देश की रक्षा करने में। लेकिन फिर भी जो देश में जो राजनीति हो रही है, इस पे मैं चाहता हूँ कि आपका कोई हार्ड कमेंट हो। देश में जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पे हो रही है। तो एक फौजी जो वहाँ पे बॉर्डर पे अपनी जान दे रहा है, एक बस पूरे देशवासियों को अपना समझते हुए, हिंदू मुसलमान, अब जब ये हिंदू मुसलमान वाली चीज़ें आई, जब आतंकी हमला हुआ तो पूरा देश एक साथ हो गया। कल ही बीजेपी के एक नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने फिर वो बात करने लगी कि सोफिया कुरैशी को उन आतंकवादियों के उन्हीं की बहन से हमने सबक सिखाया, ये करा। तो उन्होंने भी थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का एंगल किया। एक फौजी जो उस बॉर्डर पे रहता है, मरने के लिए तैयार है पूरे देश की रक्षा करने के लिए, उसको जब ये सब खबरें मिलती हैं कि हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है, लड़ाई हो रही है, क्या वो फौजी क्या सोचता है, कैसा लगता होगा? हाँ, तो ये बड़ा आपने आसान क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है। फौजी राजनीति से परे होता है। जब अब आपने आज ये सब बातें करी, मेरे को कई बार प्रधानमंत्री का नाम लेना पड़ा, ठीक है, तो कई लोग ये सोचेंगे भाई ये तो बीजेपी का है और ऐसा है वैसा है, ठीक है। अब मेरा कोई किसी भी चीज़ से नाता नहीं है, राइट। मगर आज सिचुएशन ऐसा है कि हमको उसका नाम लेना पड़ता है, बिकॉज है अचीवमेंट है, ठीक है, उनका डायरेक्शन है। जो जीत होती है वो सेना की जीत नहीं होती है, देश की जीत होती है, और जो देश का नेता होता है उसकी जीत होती है। जब हार होती है तो भी उनकी हार होती है, राइट। सो जब हमारा जो फौजी बाहर फ्रंट पे काम करता है, लड़ाई करता है, तो ये पॉलिटिक्स से परे होता है, ठीक है। उससे बुरा तब लगता है जब हमारे ऊपर सवाल किए जाते हैं, ठीक है, और सवाल करना जायज़ भी है, करना चाहिए। मगर सवाल जब आप हमारे एक्शंस के ऊपर करते हो और उसको राजनीति के तहत डाल के करते हो तो वो नहीं अच्छा लगता, ठीक है। अब ये जो कमेंट किसने दिया है, किस पार्टी के लेवल दिया है, वो कोई बीजेपी वाले होते हैं, कोई इसके होते हैं, उसके होते हैं, ये बड़ी इमेच्योर बातें होती हैं, राइट। हम सोफिया कुरैशी एज ए रिलीजन नहीं देखते, हम उसको एक एज एन ऑफिसर देखते हैं, सोल्जर देखते हैं।
जब मेरे ऊपर बहुत लोगों ने ट्रोलिंग करी है मुझ पे कि जब मैं कश्मीर में था और मैं मस्जिद में गया और वहाँ पे मैंने जो भी है प्रार्थना करी, जब मेरा सैनिक मुसलमान है तो मैंने तो उसके साथ ही पूजा करनी है ना, ठीक है। वो भी मेरे साथ मेरे धर्म की पूजा करता है, राइट। वो ये नहीं देखता कि हमारा धर्म है देश धर्म है, हमारे लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता। हाँ, जो हमारा पर्सनल धर्म है वो हमारे घर के अंदर है या हमारे मस्जिद में है या सर्वधर्म स्थल में है या मंदिर में है या गुरुद्वारा में है। मैं 21 साल मैंने सरदारों के साथ काटा है। मेरे जवान पूरे सरदार थे, सिख थे, ठीक है। तो मुझे तो गुरु ग्रंथ के बारे में पूरा पता है, मुझे उनके गुरुओं के बारे में पता है, मुझे जो एक प्रोसीजर होता है गुरुद्वारा साहब के अंदर वो पूरा पता है। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलता, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, तो सबसे पहला रुख गुरुद्वारा साहब के सामने, क्योंकि मैंने तो अपने जवानों की रक्षा के बारे में सोचना है और मैंने ये भी सोचना है कि मेरे जो जवान हैं वो जब रक्षा करें तो मेरे देश की रक्षा करें, राइट। हम पीछे नहीं देखते कि हमारे पीछे पॉलिटिक्स क्या हो रही है। थोड़ा बुरा तो लगता है कि डिवीज़न कर रहे हो आप, मगर जब हम साथ में बैठते हैं तो हम सबको मालूम है कि हमारे पीछे पॉलिटिक्स हो रही है और वो पॉलिटिक्स उनको करने दो, उनकी सोच है, गलत सही है, उनकी प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे ओछेपन तो थोड़े बहुत होते हैं। मगर ये आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, कितने भी बड़े आप छोटे बड़े पॉलिटिकल लीडर हो, ये जो छोटे छोटे कमेंट होते हैं ये हमारी साख, आर्मी में तो हमें पता है कि आप ओछेपन पे चले हो, मगर हमारी पूरी दुनिया के अंदर साख कम होती है, क्योंकि इतनी मैच्योर बात हमारे सीनियर लीडरशिप करती है, राइट। और सब लोग सेम के साथ में काम करते हैं, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसी को बढ़ा करके पूरी दुनिया में चलाया जाता है, राइट। तो वन हैज़ टू बी बहुत केयरफुल होना चाहिए। आप जो भी कहिए, आप ओवैसी साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, ये ऐसी बातें आपके जो क्या कहते हैं क्रिकेटर्स हैं, आपके जो फिल्म स्टार्स हैं, ये जिनके पास मिलियन लोग आप सो कॉल्ड हीरोज हैं ना, ये आपके हीरोज हैं। एक आदमी ने भी ट्वीट करके नहीं बोला कि वो हमारी देश की सेना के साथ में है। पहलगाम के अंदर क्या आतंक हुआ, उधर ही आप पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान के अंदर हो चाहे अमेरिका में हो चाहे दुनिया भर में हो, जब कुछ होता है तो उनके देश का हर फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, हर क्रिकेटर, हर स्पोर्ट्समैन तिरंगा अपना जो देश का वो है ना फ्लैग लगा करके अपनी देश की सेना के बारे में बोलता है। सर, आपने फिर एक ट्वीट भी किया कि फिल्म स्टार्स और इन सब ने कोई भी इस आतंकी हमले पे या जो सेना के बारे में कुछ नहीं कहा। ये तो पहले जब मैं वर्दी में था तो हम लोग सोशल मीडिया पे ना रहने का टाइम होता है और कई सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमको जाने का भी, हम ट्विटर पे जा सकते हैं इजाज़त के साथ, मगर मैंने इतनी चीज़ें सोची नहीं थी। अब मैं रिटायरमेंट के बाद में पिछले 5-6 महीने 7 महीने से दोनों इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हूँ और मैं बड़े ध्यान से देख रहा था कि एक भी फिल्म स्टार, क्रिकेटर ने कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा, एक आध ने दिया होगा, मे बी आई हैव मिस्ड आउट, विराट कोहली ने दिया, हाँ एक दो ने दिया होगा, बट किसी ने भी पहलगाम के बारे में कुछ बोला नहीं। क्या वो जो माताएं और बहनें जो विधवा हुई हैं वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं? जो ये पूरी फौज, पूरा देश आर्म फोर्सेस के साथ में था इस ऑपरेशन के अंदर, क्या वो उनके साथ नहीं है? उनको क्या भय? ये जो एक लालच है ना हमारे देश के अंदर, खास तौर से हमारे स्टार्स के अंदर, कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं दुनिया में, एक अलग कम्युनिटी वाले फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान से बिजनेस आता है, जो ब्लैक मनी का पैसा आता है, पता नहीं किसका पैसा आता है, वो शायद कम हो जाए। ये जो लालच है ना, ये इस लालच ने हमारे देश को एक्चुअली में डिवाइड करके रखा है। तो पॉलिटिकल पार्टी तो अलग हैं, मगर जब हमारे देश के जो सो कॉल्ड फिल्म के अंदर आने वाले हीरो हीरोइन हैं और जो हमारे देश की जो एक्चुअल हीरो हीरोइन है, कुरैशी ऐसे और जो बत्रा जैसे, नहीं मैं तो कोई हीरो नहीं हूँ, बट यू नो
इनको आप पूछने के बदले में आप उनको पूछते हो, राइट? और ये मुंह के अंदर उंगली डाल करके बैठे हुए हैं, एक बार भी एक ट्वीट नहीं कर सकते थे। इस सक्सेस के ऊपर कितने लोगों ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर गया? आप अपनी रिसर्च टीम को लगाइए और चेक करके बताइए कि आज तक कितने फिल्म स्टार्स ने ये ट्वीट किया हुआ है। आज हालत ये हो रखी है कि लोग मैंने एक न्यूज़ देखा अभी आते हुए, एक कपल है, वो 1 लाख रुपए कहीं किसी उसमें जा रहा था, अपनी छुट्टी मनाने के लिए जा रहा था। उसने छुट्टी कैंसिल करके वो 1 लाख रुपए अपनी छुट्टी के एक अभी जो हमारा देश का शहीद हुआ है उसके परिवार के लिए कर दिया, राइट? हमारे जो मार्बल के राजस्थान के बिजनेस वाले हैं, उन्होंने टर्की के साथ में जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं वो तोड़ दिए। कितने फिल्म स्टार्स हैं हमारे, वो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे कि हम विदेशी जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, हम गरीब हो जाएंगे बट हम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे। जब तक हमारा देश, आप मॉडर्न देश बनना चाहते हो, नंबर 1 देश बनना चाहते हो, तो जैसे अमेरिकन के जो स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके जो फिल्म स्टार्स हैं, जब कुछ होता है तो अपने देश के साथ हो जाते हैं। जब हमारे लोग करना शुरू करेंगे तभी हम अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना की कैटेगरी में आ पाएंगे, वरना ये जो लालच है ना हमारे को पैसे की, ये हमें पीछे ही रखेगी। तो हो सकता है कि उनको फॉलोअर्स, जो इंटरनेशनल फॉलोअर्स हैं, उन सब की थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी कि हो सकता है कि भाई हमने ट्वीट कर दिया। देशभक्ति के नाम पर और फॉलोअर के नाम पर कौन सी चीज़ पहले आती है? हम मरने को तैयार है, हमारा जवान जान देने को तैयार है, और आपको पैसों की और फॉलोअर की पड़ी है। सोचने की बात है, धिक्कार है ऐसे लोगों को। सर एक सवाल, मैंने आपसे वो फ़ोन पे भी मैंने आपसे बात की थी, जब ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो सबसे पहले एक सवाल उठा कि हिंदुओं को मारा गया, पूछ पूछ के मारा गया, धर्म के नाम पे मारा गया। फिर आता है कि वो आतंकवादी वहाँ घुसे कैसे, सिक्योरिटी वो सारी चीज़ें तो ब्रीच हुई, सब मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है, लेकिन वो आतंकवादी वहाँ घुसे कैसे? उसमें फिर एक और एंगल आया, लोकल सपोर्ट। उसी में एक और एंगल आता है, विदेशी जो चैनल्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने इस पूरे टेरर अटैक को मिलिटेंट्स का नाम दिया कि जो भी आतंकवादी हमला हुआ मिलिटेंट्स। उसमें एक और एंगल आया, रॉबर्ट वाड्रा। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल इसीलिए ला रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। उन्होंने बोला कि भाई जो अटैक हुआ है वो हिंदू मुसलमान में जो देश में चीज़ें हो रही हैं उसके वजह से लोग भड़के। मिलिटेंट्स का एंगल, देश में ऐसी चीज़ें, क्या अभी भी कश्मीर में मिलिटेंसी जिंदा है? मैंने आपसे ये सवाल किया था। हाँ, सो आपने बहुत सारे सवाल एक साथ कर दिए, तो आपने पूरा एक लेक्चर क्लास का दे दिया। बट आई विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप। इंटरनेशनल मीडिया, जब हमारे ही टॉप लीडरशिप टेररिस्ट नहीं बोलेगी, आपके फिल्म स्टार्स, आपके जो खुद के पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनको मिलिटेंट बनाएगी, तो देश की, दुनिया की जो मीडिया है वो क्यों उसको टेररिस्ट बोलेगी? पहले हमारा देश ही तो एक होना चाहिए, राइट? जब देश ही एक नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे भी कई लोग बिकाऊ हैं, और कई लोग, आप जैसे बता रहे हो, अपने फॉलोअर के चक्कर में वो नहीं बोलते। जो टॉप एक्चुअली जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस है ना अमेरिका के, वो बिल्कुल खुलेआम बोलते हैं, राइट? जो टेरर अटैक के बारे में हमारे वाले नहीं बोलते, बिकॉज उनको और कुछ मतलब है, ठीक है? ये उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो नहीं उसको, ये दुनिया आप समझ रही है ना। बट वही है कि अभी हम लोग भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद में, और शायद दोबारा से उनको सपोर्ट करने लगेंगे, चीयर करने लगेंगे। बट द सेकेंड पार्ट विच यू सेइंग इज दैट क्या मिलिटेंसी जिंदा है, राइट? जो एक आइडियोलॉजी इतने सालों से वहाँ पनप रही थी, ठीक है, वो आइडियोलॉजी 4 या 5 साल में आप चेंज नहीं कर सकते। एक लार्ज तबका कश्मीर का समझ गया है, चेंज हो गया है, और बिल्कुल जैसे आप देशभक्त हैं वैसे ही उतना ही वो भी देशभक्त है, ठीक है? मगर 100% तो आप नहीं चेंज कर सकते। जब 100% आप हमारी मेनलैंड जो बाकी देश है उसके अंदर आप नहीं चेंज कर पा रहे हो, भले ही वो हिंदू हो और हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में गलत बात कर रहा हो, तो आप ये कैसे चाहते हो कि जो सारे कश्मीरी हैं वो चेंज हैं? तो एक कुछ न कुछ तबका वहाँ पर रहेगा जो पैसे के लिए, फेथ के लिए, लालच के लिए, ड्रग्स के लिए कोई ना कोई गलत काम करेगा, राइट?
तो वो सपोर्ट आपको वहाँ भी मिलेगा, कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको पूरे देश के अंदर कहीं भी चलिए वो ऐसे मिल जाता है, बट वहाँ पे कुछ ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक जो वहाँ की सोच है वो पूरी अभी चेंज नहीं हुई। जब तक चेंज नहीं होगी तब तक आप रोक नहीं सकते। अंदर कैसे घुसे, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इजराइल है, ठीक है, छोटा सा देश है, फ्लैट है, उसके अंदर कोई भी जंगल पहाड़ी जो अपना गाजा के साथ में है या बाकी जगह पे है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा खुला है। दुनिया की सबसे टॉप टेक्नोलॉजी उनके पास में है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास हर साल अमेरिका से और बाकी जगह से भी आता है, सब आता है उनके पास, ठीक है। उनके यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मारनी चाहिए, मगर जो 7 अक्टूबर को हादसा हुआ, पूरे के पूरे लोग घुस करके वहाँ से 170-80 होस्टेजेस लेके चले गए, राइट? आप समझ रहे हैं? तो इंटेलिजेंस बोलते हैं, मोसाद का इंटेलिजेंस सबसे बेस्ट है, सारी बेस्ट टू बेस्ट CIA की पूरी इंटेलिजेंस उसके साथ में है, 5 आईज की इंटेलिजेंस उनके साथ में, इन सबके बावजूद वो एक्शन हो गया। अब आप ये कैसे आशा करते हैं? और एक बड़ा मेरा वीडियो वायरल हुआ था कि चप्पा चप्पा तो हम नहीं दे सकते। वो मैंने थोड़ी देर पहले भी मैं सुना, भी तो बहुत पहले भी सुना है, थोड़ी देर पहले मैं उस पर आता, अभी थोड़े वो सवाल करता। तो वो जो चप्पा चप्पा है, हर चप्पे के ऊपर, और हमारा जो चप्पा है वो भी अपना IB या पंजाब और प्लेन ऑफ पंजाब के जैसा नहीं है। हमारा पूरा जो चप्पा है, नाले हैं, पहाड़ियाँ हैं, छोटी पहाड़ियाँ हैं, बड़ी पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, बर्फ़ पड़ती है, बारिशें होती हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती, ठीक है। मैं LC पे रहा हूँ, IB पे रहा हूँ, बॉर्डर पे रहा हूँ, हर लेवल पे 60 टेन्योर है मेरे कश्मीर के अंदर, और मैं अभी भी आपको गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप वहाँ पे पूरी इंडियन आर्मी को लगा दो, पूरे CRPF BSF को लगा दो, तो भी टेरेन ऐसा है कि जब किसी को घुसना है वो घुस जाएगा, ठीक है। ह्यूमन माइंड, चलो आपने सबको वहाँ पे लगा दिया, तो जम्मू बॉर्डर से आ जाएगा, वो क्या करोगे? जम्मू बॉर्डर पे क्लियर कर दिया तो अमृतसर बॉर्डर से आ जाएगा, पंजाब बॉर्डर से आ जाएगा, गुजरात से आ जाएगा, नदी के समुद्र के रास्ते से आ जाएगा, नेपाल से आ जाएगा, बांग्लादेश से आ जाएगा। जिसने टेररिस्ट ने आना है उसने आना है। मगर हमारी जो अंदर जो देश की स्थिति होती है, जब हमारी इंटेलिजेंस अच्छी हो, इंफॉर्मेशन अच्छी हो, तो हम 100 में से 9 को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कई रास्ते में हो जाएंगे आने पर, कई अंदर हो जाएंगे, मगर फिर भी 1 या 2 आदमी बच जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो इसको और कैसे, आपने एक सवाल और पूछा था कि ये जो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है और इसकी हुई है, वो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया। आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा है, मैं पॉलिटिकल सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, मेरे पर्सनल व्यू क्या हैं वो अलग हैं। मगर 16 अप्रैल को जब आसिम मुनीर ने एक अपना स्पीच दिया, जिसके अंदर वो एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग है। और जो कश्मीर की प्रॉब्लम है, वो कश्मीर की प्रॉब्लम आज से नहीं है, वो पिछले 70-80 साल से है, मगर पिछले 35 साल से ज़्यादा बढ़ी, राइट। तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का मसला तो कश्मीरी पंडित के साथ था, राइट। और आप ये भी बता दीजिए कि कितने बाकी जो हमारे देश के मुस्लिम हैं उनको वहाँ के प्रॉब्लम के बारे में पता है, ठीक है, और कितने कश्मीर के मुस्लिम हैं उनको ये पता है कि हिंदू मुसलमान वाला क्या सिस्टम है। मुझे नहीं लगता कि मुझे भी वहाँ के किसी को नहीं बारे पता में ज़्यादा है, किसी को नहीं पता है। वो ये सब एक इसके अंदर नंबर कमाने की बात होती है ना। वहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, काफ़ी तरीके से एड्रेस हो गई है, थोड़ी बहुत रहती है। मुझे यकीन है कि थोड़ा समय दिया जाएगा और एक रास्ता देखा जाएगा तो ये सब ठीक हो जाएगा। ये अटैक, मतलब जो कहा गया कि 370 के बाद ये जो वहाँ का माहौल बदला, उसी का एक, क्यों उससे 370 से पहले ऐसे अटैक नहीं हुए हैं क्या? बहुत अटैक हुए हैं, कई और एक्शंस हुए हैं जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते, ठीक है। 370 के बाद में अटैक्स बहुत कम हुए हैं, नंबर्स देखिए, टेररिस्ट की एक्टिविटी देखिए। सो ये आज आपके सामने हुआ है तो आपको बड़ा लगता है, मगर मैं तो 35 साल से, मैं तो 90 से जा रहा हूँ वहाँ पर। मैं तो वो पुराने टाइम का याद करता हूँ जब क्या कहते हैं, आर्मी को भी जब निकलना पड़ता था पूरे साजो सामान के साथ निकलना पड़ता था। एक समय लगता था कि कश्मीर तो बिल्कुल चला गया हाथ से। मैंने तो बहुत भयावह समय देखा है, ठीक है। आज का समय, मैं तो मोटरसाइकिल लेकर के सड़क के ऊपर चलता था। हाँ, ये सिलेक्टेड टारगेटिंग है। ये सिलेक्टेड टारगेटिंग अमेरिका के अंदर हो सकती है, UK के अंदर हो सकती है, चाइना में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है।
सर इसमें आईएसआई का कितना बड़ा रोल मानते हो जब हमने क्या बताना है, वो तो पाकिस्तानी जनता बोलती है, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, तो इससे ज़्यादा आपको जवाब क्या चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री ने अपने पूरे स्पीच के दौरान में बहुत सिंपल तरीके से बताया कि 9/11 लंदन ट्यूब बॉम्बिंग से लेकर के हमारे यहाँ पे जितने भी अटैक हुए हैं, सबकी जो वो लड़ी है, तार है, वो पाकिस्तान में आकर के ख़त्म होती है। ठीक है, जो देश अपने उस देश को, अमेरिका जैसे देश को, जिसका पैसा खाता है, इक्विपमेंट खाता है, भीख मांगता है, ठीक है, उसके सबसे बड़े नॉमिनेटेड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को अपने एबोटाबाद कैंप के अंदर, गैरिसन के अंदर रख सकता है और बता सकता है कि वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, उससे बड़ा आदमी कौन किरदार हो सकता है, राइट। तो आईएसआई की नीयत 47-48 के बाद से जब भी जन्मा है पाकिस्तान, एक रास्ता है प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके। मगर 65 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला 1000 cuts for 1000 years, हम हिंदुस्तान को, इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, राइट, और वो ज़ियाउल हक उसको आगे लेके चला है। तब से जो आईएसआई का रोल है टू कंट्रोल पाकिस्तान, ठीक है, सो पाकिस्तान को चलाने वाले लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के पास में स्टेट है। मैं ये मानता हूँ कि आईएसआई के पास में पाकिस्तान है। तो आईएसआई इज़ वेरी वेरी डेंजरस एलिमेंट, और जब तक वो वहाँ से सुधरेगा नहीं, तब तक पाकिस्तान आर्मी नहीं सुधर सकता, और तब तक ये सब जो चीज़ें हैं चलती रहेंगी। ये सारी चीज़ें बात हुई, इसी बीच में मेरे आपकी बातों को सुनते हुए मुझे उसामा बिन लादेन की याद आ गई। अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, अमेरिका घुस के मार के चला गया। हमें क्या चीज़ रोक रही है इन आतंकवादियों को मारने के लिए? घुस के, जैसा ये है ना हाफिज सईद, इसको घुस के मारने में हमें क्या चीज़? अभी तो हाल ही में एक वो आई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई, बिल्डिंग भी दिखाई दी। हमने इतना अच्छा एयर स्ट्राइक किया, सटीक टारगेट लॉक किया, अटैक किया, एक मिस नहीं। हाफिज सईद को मारने में हमें क्या? देखिए, उसामा बिन लादेन को लोग कहते हैं कि अमेरिका ने घुस के मारा, उठाया। जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, बहुत दोगली इस्टेब्लिशमेंट है। मुझे लगता है, मुझे थोड़ा बहुत लगता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, कि कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन था वहाँ पर, और इनको यहाँ पे पैसे की नीड थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसामा बिन लादेन की लोकेशन जाहिर कर दी। वो कितनी भी आप इंटेलिजेंस की कहानी बना लो बाद में, राइट, एक दूसरे देश के अंदर घुस करके, जिसके पास, उसके पास प्रोफेशनल आर्मी है, फौज है, राइट, एडी है, उसके मिसाइल सिस्टम्स हैं, रेडियो नेटवर्क है, उसकी इंटेलिजेंस है, उसकी ये काम करना, एक जहाज़ के साथ जा कर के करके आना, एक बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन होता है। ठीक है, आसान ऑपरेशन नहीं होता है। ईरान के अंदर जब ये एक ऑपरेशन लॉन्च हो रहा था, तो टेक ऑफ करते करते जब कई दर्जनों हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स टेक ऑफ कर रहे थे अमेरिका के, वो टेक ऑफ करते करते ही वहाँ पे 4-5 एयरक्राफ्ट गिर गए, उनके हेलीकॉप्टर गिर गए। आपको याद होगा, एक बड़ा उसका ऑपरेशन, मुझे नाम नहीं याद है। इट्स अ वेरी डेंजरस ऑपरेशन, नॉट सो ईजी टू डू। ठीक है, सो एस्पिरेशन हमारी कितनी भी हो कि हम कराची के अंदर जहाज़ में चले जाएं, नीचे लैंड करके फिर उठा लें और चले आएं, ये सब तब हो सकता है जब वहाँ का देश का लीडरशिप, आर्मी आपके साथ हो, और फिर ये कार्रवाई हो। तो पाकिस्तान, अमेरिका ने भी किया, मगर वो तब कर पाए जब, आज भी इजराइल ऐसे ऑपरेशन गाज़ा में नहीं कर पाता है। ठीक है, छोटा सा देश, छोटी सी जगह, गाज़ा के पास में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके पास फौज भी नहीं है तकरीबन। बट इजराइल जैसा देश हिजबुल्लाह में जाकर के, या क्या कहते हैं, लेबनान में जाके ये सब काम नहीं कर सकता। सो यू नो, दे हैव गॉट देयर चैलेंजेस, नॉट सो इजी टू डू दिस जॉब। एक पब्लिक सवाल पे, थोड़ा सा मैं पब्लिक सवाल पे आऊँगा, फिर थोड़ा सा इसको हम समराइज करेंगे। आपने जो बताया कि इजराइल ने ऐसा अटैक किया, ये किया, हमारे देश की भी जनता कुछ हद तक ये सोच रही है, ये पब्लिक का सवाल है
या आप भी मानेंगे कि हमें क्या चीज़ रोक रही है पाकिस्तान पे ताबड़तोड़ अटैक करने का। सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, हम क्यों नहीं घुस के मार रहे? हमने सारी एयर स्ट्राइक की, खाली आतंकी ठिकाने को टारगेट किया। हमारे देश की जनता अगर युद्ध के लिए तैयार हो गई तो क्यों नहीं हम एकदम तबाही मचा दें कि सब शांत हो जाए। आपका जो मैं सिर्फ एक, मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा क्या दूँ, बट कोशिश करता हूँ। आपके पड़ोस के अंदर आपके पड़ोसी से बनती नहीं है। अब आपके पड़ोस के अंदर जो 4 भाई हैं उनमें मनमुटाव हो रखा है, ठीक है, रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, रोज़ मारकाट होती है, ठीक है, और आपको लग रहा है धीरे धीरे खाने को नहीं मिल रहा, माली हालत भी ख़राब हो रही है। अब वो ऐसी दरार पे आ गए हैं जब उनकी पूरी दुनिया में भी, पूरे मोहल्ले में रिस्पेक्ट नहीं है। मगर आप ये भी जानते हो कि अगर आप उनके बरखिलाफ़ हो गए और आप चल पड़े तो वो उनके पास एक रीज़न हो जाएगा जुड़ने का, ठीक है, वरना जो उनका कोलैप्स है वो आज नहीं तो कुछ समय के बाद में अपने आप हो जाएगा। तो आप क्या डिसीजन लेंगे, लड़ना या उनको अपने आप तबाह हो जाना? तो मुझे लगता है कि हमें कोई नहीं रोक रहा। हमें 2-3 चीज़ें जो हैं, एक स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन है, वो ये है कि जब अगला देश खुद ही बर्बाद हो रहा है उसको अपने आप ही बर्बाद हो जाने दो। हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जैसे ही एक विजिबल तरीके से मेहनत करने लगेंगे वो देश एकजुट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज उसको लगता है कि हिंदू भारत एक इस्लाम के नाम पर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। मगर आज वो खुद ही बटे हुए बलूचिस्तान की हालत देख लो, उन्होंने तालिबान को पूरी सपोर्ट करी और तालिबान ने उनके साथ में क्या किया। वो तालिबान समझता है उनको, ठीक है, ट्राइबल एरियाज उनको खतरे में हैं, जो सिंधी हैं वो भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है, एक थोड़ा सा पाकिस्तानी पंजाब थोड़ा सा उछल रहा है। तो ये एक समय की बात है। मैं ये कहता हूँ कि आपको क्यों झंडा उठा करके उनका झंडा एक कर देना है? जब वो कर रहे हैं तो करने दो, ठीक है। और वो तो कोशिश ही कर रहा था ना, ये जब पहलगाम का हादसा हुआ तो कोशिश तो यही आसिम मुनीर की कि भाई हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है उसकी बहुत बेइज्जती हो रखी है देश के अंदर, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, एक कुछ ऐसा कर दो ताकि इंडिया हमारे ऊपर अटैक करे और हम सब एक हो जाएं। कोशिश यही की, कोशिश यही है, नहीं हो पाया, ठीक है, मगर नहीं हो नहीं पाया बिकॉज हमने रोका ना, हर बार पॉज बटन दिया। ये समझदारी है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है उसकी समझदारी है कि आप पूरा मत चलो, जैसे ही आप चलोगे तो आप वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अभी वो आपस में चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पावर बिल्कुल ख़त्म है, बीक के ऊपर है, उसके पास जो उसके इंटरेस्ट देना है लोन का उसका पैसा नहीं है, राइट। जब ऐसी हालत में तो मैं क्यों चाहूँ कि वो इकट्ठा होकर के हमारे साथ लड़े, राइट। और दूसरा, लड़ने चले जाओ उसकी भी कॉस्ट देनी पड़ती है, सही बात, ठीक है। तो आप कितने हमारे देश वाले हैं जो तैयार हैं, बोलना आसान है, ठीक है, आपको चाहिए क्विक विक्ट्री, आज घुसे और कल जीत के आगे, ठीक है। तो आप वो देख लो, बड़ा सा पहलवान होता है, छोटे पहलवान को भी जब मारने जाता है ना तो समय लगता है उसको करने में, गिराने में, राइट। तो हम कितने भी बड़े हैं, हमने अगर पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है, काबू करना है, मैनेज करना है तो उसके लिए भी बहुत समय लगेगा, राइट। तो क्या देश तैयार है इस चीज़ के लिए? मुझे नहीं लगता कि तैयार है, नहीं, ठीक है। या खाली ये जिम्मेदारी देश ने सिर्फ फौजियों को दी है, खुद पर नहीं लेंगे। बोलने के लिए जैसे सोशल मीडिया पे आपने भी देखा, मेरा एक सवाल रहेगा सोशल मीडिया पे भी, उससे पहले एक सवाल कि हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट करने के लिए। हमारा क्लियर कट डायरेक्शन था, क्लियर एकदम सारा संदेश क्लियर था, हमने ये युद्ध सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ किया है। उन्होंने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया। वैष्णो देवी मंदिर है और जो कश्मीर का जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे फायरिंग की, गोलाबारी की, दिल्ली तक के तरफ मिसाइल दागी। हमारे उनमें इतना फ़र्क कैसे है? ये हमारी आर्मी सिर्फ उनको टारगेट टेररिस्ट और इनको करती है, हमारी आर्मी नहीं चाहती कि हम सिविलियंस और इन सब चीज़ों को अटैक करें। उनकी आर्मी सिविलियंस को अटैक कर रही है। देखिए, ये सिविलाइजेशन कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है। वो एक रेडिकल आइडियोलॉजी पे चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे औरत हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, भाई हो, बहन हो, ये सब नहीं देखा जाता। बोलते हैं बट आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक वो रेडिकल आइडियोलॉजी है, वो धर्म नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि इस्लाम पे चलते हैं, वो एक रेडिकल सिस्टम पे चलते हैं।
वो जो रेडिकल सिस्टम होता है वो ये चाहता है कि मैं खुद बर्बाद हो जाऊं, बट मैं दूसरे को बर्बाद करके रखूंगा, राइट। तो जब ऐसा आदमी उस रास्ते पे चलता है और आप भी उसी रास्ते पे चलने लगे तो आपके और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो जो हमारी आर्म फोर्सेस काम करती है वो आर्म फोर्सेस की ही सोच नहीं है, वो हमारे देश की सोच है। हम जो फौजी है वो अमेरिका से नहीं आ रहा, पाकिस्तान से नहीं आ रहा, वो हमारे भारत देश से आ रहा है। तो जैसे भारत देश की सोच होती है, जो एक सिविलाइजेशन, एक कल्चर, हमारा जो एक सोशल सिस्टम है सोच की, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ तो नहीं ऐसे बोला है कि किसी निहत्थे को मारा जाए। ये हज़ारों साल की परंपरा चली आई जो कई लोग कहते हैं कि इस मॉडर्न ज़माने में गलत है। मगर अगर मॉडर्न ज़माने में गलत है तो हमारे प्रधानमंत्री बार बार सिविलाइजेशन की बात क्यों करते हैं, ठीक है। सो कुछ न कुछ हम लोगों के जहन में, डीएनए में ऐसा है कि हम एक निहत्थे पे, हम एक सिविलियन के ऊपर हम नहीं मार कर सकते। वो उनकी सोच है, इसीलिए उनके ऊपर पूरी दुनिया किस तरह देखती है, गिरी हुई निगाह से देखती है। और हमारी तरफ जब लोग देखते हैं तो विश्वगुरु की तरह लगते हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपने भी पाकिस्तान की तरह बनना है या आपने विश्वगुरु रहना है। अगर विश्वगुरु रहना है तो आपको काम, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में चलना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल, ख्वाजा आसिफ हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री, उनका एक बयान था कि अगर हमें लड़ना पड़ा, युद्ध में तो हम उतर गए, और अब अगर हमें लड़ना पड़ा तो हमारे जो मस्जिदों के बच्चे हैं जो वहाँ मस्जिद में पढ़ाई करते हैं वो हमारी दूसरी सेना बनेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आवाम है वो बनेगी, स्कूल के बच्चे बनेंगे, कॉलेज के बच्चे बनेंगे। ऐसा क्या, ये इस जवाब को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई जवाब, मैं कोई सरप्राइज तो नहीं हूँ इस चीज़ से, क्योंकि हमारे भी देश में जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो 12-13-14 साल के बच्चों को टारगेट करते हैं रेडिकलाइज करने के लिए। वो वही चाहते हैं जो वो अपने बच्चों के साथ में कर रहे हैं। जिस देश में आसिम मुनीर एक ऐसे तबके से पढ़ लिख करके ऊपर गुजरा है, ज़ियाउल हक के टाइम पे पढ़ा हुआ है, उसकी सोच रेडिकल है। उसने ये कभी नहीं सोचा कि हमारा देश प्रगति के रास्ते पे, इकोनॉमी के रास्ते पे चले, बट उसने ये सोचा है कि हमारा देश एक रेडिकल पाथ पे चले, ठीक है, जहाँ हर बात पे धर्म को ही उठा करके चलता है। तो उनकी सोच ऐसी होगी। ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई है जब ये 1979 के अंदर उन्होंने अमेरिका के पैसे पे अमेरिका का टूल बनना चाहा, और उन्होंने मदरसे खोल करके लोगों को सिर्फ एक इस्लाम की तालीम, साइंस के बदले में इस्लाम की तालीम देनी शुरू करी। पूरा दुनिया चल रहा है साइंस के ऊपर, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, मगर आप अपने बच्चों को कुछ और सिखा रहे हो, तो वो चल रहा है वहाँ पर। तो जिस देश की सोच वही रही है, वो ये अपने देश को के बच्चों की तालीम नहीं चाहती, वो उनको सेक्रीफाइस करना चाहती है। मुझे आई होप, मगर अब अनफॉर्चुनेटली जिसका दिमाग बिल्कुल शेप हो चुका हो, जो दिमाग गलत हो चुका हो, वो ये चीज़ नहीं समझेगा कि वो अपने देश के बारे में ख्वाजा साहब क्या चाहते हैं। जिसकी सोच ही इतनी हो कि वो एक बड़े चैनल के ऊपर ये बताए कि हमारी जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं और हम आपको उधर बता रहे हैं, जिनकी बातचीत का करने का तरीका ही बहुत ओछा और छोटे लेवल का हो, तो वो ऐसी बात करे, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होता। वो ये चाहेंगे कि उनके छोटे छोटे बच्चे हथियार उठाएं। वहाँ पे तो लोग करते हैं ये चीज़, AK-47 दे करके मैं इंडिया को मारूंगा, मैं ये करूंगा, और इस तरह की बातें करते हैं। हम लोग अपने बच्चों को आगे पढ़ाना चाहते हैं और ये अपने बच्चों को किसी और रास्ते पे चलाना चाहते हैं। तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं है, बट आई होप पाकिस्तान की जनता ध्यान से सुन रही हो, और जो लोग उस रास्ते पे नहीं जाना चाहते वो अपने देश की सेना और जो गवर्नमेंट है उनको चेंज करने की कोशिश करें। एक सवाल, सोशल मीडिया पे मैंने आपसे इंटरव्यू करने से पहले एक पोस्ट डाला था कि आप मेरे साथ अभी आज बात करने वाले हैं, तो आपसे क्या सवाल पूछूं। तो सबने जो पॉइंट्स मैंने कवर किए वैसे ही सवाल रखे, लेकिन एक सवाल यह है कि S-400 जो सबसे ज़्यादा हमें डिफेंस करने के लिए बहुत काम आया, S-400 में अगर ख़त्म हो जाता है, जैसे लगातार युद्ध चल रहा है और S-400 ख़त्म हो गया, तो उसे फिर से रिलोड और वो सारी चीज़ें, अगर हमारे पास कुछ लिमिटेड अमाउंट में स्टॉक है वो ख़त्म हो गया, तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे?
हाँ, तो सबसे पहली बात है वो ख़त्म क्यों होगा। एक जो पूरी प्लानिंग होती है वो तजवीज़ के साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि एक छोटा सा ड्रोन चला और आपने उसके ऊपर S-400 चला दिया, ठीक है। S-400 तब चलाया जाएगा जो उसके मुताबिक कोई मिसाइल या कोई ऐसी चीज़ दागी जाएगी। वो मिसाइल और उसका जो टारगेटिंग है वो भी ऐसा टारगेट होना चाहिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, राइट। तो ये जो चीज़ एक्सपेंसिव है, लिमिटेड है, वो उन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाएगी जो हमारे दुश्मन के पास भी लिमिटेड हो और उसका उस लेवल का खतरा हो। तो L-70 गन है, वो उन हथियारों, उन ड्रोन्स या मिसाइल के ऊपर होगी इस्तेमाल, या एयर के ऊपर होगी जो सस्ते हैं, लो लेवल के हैं और टैक्टिकल टारगेट्स के लिए। टैक्टिकल टारगेट मतलब जो फ्रंट के अंदर 30, 40, 50, 100 किलोमीटर के अंदर जो भी टारगेट्स हैं उसके ऊपर है। मगर उस 100 किलोमीटर के अंदर भी एक ऐसा कोई टारगेट हो जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है, राइट, बहुत ही स्ट्रेटेजिक टारगेट है। जब उसके ऊपर अटैक होगा तो S-400 इस्तेमाल होगा। तो आपने ये सोचना ही नहीं है कि जो ये प्लानिंग होती है परचेज की ना, वो इस हिसाब से प्लानिंग होती है कि अब हर जगह S-400 हो गया, तब तो पूरे देश को बेच करके भी आप लेकर के आओगे तो चप्पा चप्पा नहीं बचेगा। तो देयर इज अ प्लानिंग का जो तरतीब होता है, वो जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारे उनके सबसे अहम चीज़ के ऊपर वार करेगी, राइट। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास S-400 कम है या ज़्यादा है। हमारे पास उतने हैं जितने की हमें ज़रूरत है। बिकॉज वो जो लॉन्ग रेंज हथियार हैं दुश्मन के पास, वो भी इतने सारे नहीं हैं कि वो हज़ारों लाखों में है, तो आपको यहाँ पे हज़ारों लाखों में चाहिए। उनके पास भी वो भी गिनती के हैं। उनको गिराने के लिए हमारे पास उतने सफिशिएंट S-400 है। और जो सप्लाई चेन है वो बंद तो नहीं हो गई, ठीक है। जहाँ से आना है वहाँ से और भी आएंगे। मैं इस बातचीत का समराइजेशन खुद नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप देश की जनता को एक कैसा नागरिक होना चाहिए एक फौजी के रूप में दें कि हम अगर फौज में वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, तो हमें देश से क्या चाहिए। और उसी में आप छोटा सा एक ऐड कर दीजिएगा, ये न्यूक्लियर जो लीकेज की बात हो रही है पाकिस्तान में, क्या हमने अटैक किया है? सेना ने तो खारिज कर दिया, गवर्नमेंट ने भी खारिज कर दिया, लेकिन वहाँ पे सोशल मीडिया और हर जगह ये चल चुका है कि अटैक किया है। देखिए, 2-3 चीज़ें। पहले लास्ट का सवाल का जवाब पहले दूँगा, न्यूक्लियर वाले का। हर चीज़ हमें नहीं बतानी होती है, कई चीज़ दुश्मन को बतानी होती है और कई चीज़ जो दुनिया है उसको बतानी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने सक्सेस को खुद बताते हैं तो आपके ही लोग ज़्यादा उसके ऊपर बिलीव नहीं करते। जो एंडोर्समेंट हमारे देश के अंदर एक बड़ी कमी ये है कि आपको जो गोरे हैं ना, जब गोरे बताएंगे कि आप अच्छे हो तब आप अच्छे हो, ठीक है। आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपने आप को अच्छा मानना चाहते हो। हम गोरों की सुनना चाहते हैं, गोरे जब बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो वैलिडेशन आपके पास गोरों से आएगी जिससे आपको चाहिए, और वो आ रही है, ठीक है। दूसरा जो वैलिडेशन है वो आएगी पाकिस्तान से। जब जो चीज़ वहाँ पे अगर हमने 40 फौजी मारे हैं और 100 टेररिस्ट मारे हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो 3, 4, 5 महीने के अंदर उनके लोग ही उसको बताना शुरू करेंगे, वो छुप नहीं सकता, राइट। तो 2 लोगों की वैलिडेशन है। मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर हम अपने देशवासियों को कितने भी प्रूफ दिखा दें, ठीक है, मगर एक तबका रहेगा जिसका पेट जो है उस प्रूफ से भरेगा नहीं। यू नो, देयर विल बी ऑलवेज दोज डाउटिंग पीपल इन आवर कंट्री। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हर चीज़ के बारे में आप खुद न बताएं, दूसरे को बताएं। शायद इसीलिए सेना को ये सारी सबूतों की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो ज़रूरत नहीं। हाँ, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमारे को मानते होते कि भाई बालाकोट हुआ, सबूत किधर है, ये क्या हुआ, वो पुलवामा, हाँ, यू नो, सब हर जगह हमसे सबूत मांगने वाले बहुत हैं। तो अब इस बार जो है सबूत आर्म फोर्सेस ने ले आके भी दे दिए, कुछ फोटोग्राफ्स के मामले में, वीडियो के तहत, और इस बार तो हर बॉम्ब के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग लगा के भेजी, और वो सबूत है हमारे पास। जैसे गलवान भी हुआ था, तो गलवान के अंदर बहुत लोगों ने हमारे ऊपर छीटाकशी करी कि इतने बंदे मर गए, चाइना के तो कोई नहीं मरे। पर धीरे 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 निकलता आ जाएगा कि चाइना के पास में भी कितने लॉसेस हुए हैं, राइट। तो फिर ऐसे लोगों को थोड़ा सा मुँह की खानी पड़ती है। मुझे यकीन है कि धीरे धीरे निकलना शुरू हो गया, ऑलरेडी बहुत तेज़ी के साथ निकलेगा। कई आर्टिकल्स आ गए, कई वीडियोस आ गए, कई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के कंफर्मेशंस आ गए। और ये भी सोचना बड़ा ज़रूरी है
कि इतनी जल्दी पाकिस्तान क्यों भागा अंकल के पास, और अंकल ही क्यों आए, रीजंस के पीछे है। जितनी उनकी साइट्स थी, दे वर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अमेरिकन सिस्टम्स, राइट। तो अब ये आप देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हमारे हथियार जो प्रोटेक्ट कर रहे थे वो डिफीट हो गए, सही बात। राइट। तो ये बड़ा इंडिकेटर, मैं थोड़ा सा इशारे बोल सकता हूँ, डायरेक्टली नहीं बोल सकता, बट इतना ही बता सकता हूँ कि थोड़ा सा और वेट कीजिए, और भी खबरें आएंगी, राइट, वो बता सकता हूँ। दूसरा आपने सवाल पूछा कि आप जब, मैं तो अभी रिटायर हो गया हूँ, ठीक है, और हाँ, सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर। मैं वो बताना चाहता हूँ कि कई बार मुझे जो लगता था, जब मैं 7 बार कश्मीर में रहा, मैं ऑपरेशन कारगिल के टाइम पे भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था उसमें, और मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फौजी को सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे मत पूजिए, ठीक है। लाठी वो होती है जिसको हमेशा आपने तेल लगा के रखना होता है, ठीक है, उसकी इज्जत करते हैं, और हमारे यहाँ पे शस्त्र पूजन होता है, हमेशा उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत कब पड़े आपको नहीं पता है। बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, ठीक है। हमारा देश की जो सिविलाइजेशन है वो गिरी इसीलिए कि जैसे ही उन्होंने सेनाओं की, आपकी प्रगति बहुत अच्छी हो गई, इकोनॉमिक पावर बहुत हो गई, और आपने सोचा कि सब कुछ ठीक ठाक है, अभी हमारे पास कौन आएगा, और आपने अपनी सेनाओं के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया। एक जो सामान, पैसा ही सब कुछ नहीं है, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। हमारे कई जवान जब अपने घर जाते हैं, उनके साथ में अलग किस्म की मुश्किलें होती हैं, क्योंकि वो अलग रहता है, उसका परिवार अलग रहता है, उसकी माँ अलग रहती है, उसके ऊपर कोई ज़मीन का प्रॉब्लम है, कोई पुलिस वाले का जबरन प्रॉब्लम है, कोई पटवारी का काम है, कई चीज़ें होती हैं। वो जाता है छुट्टी में 5 दिन के लिए, और आपको मालूम है कि 5 दिन में ये सब रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, फिर वो भागता है। और जब भी वो छुट्टी पे रहता है तो वो एक कॉल के ऊपर होता है। जिस दिन मैं एज ए सीईओ कॉल करूँगा, आपको भी आना है, तुरंत वो आएगा वापस, राइट। तो एक्चुअली में भी छुट्टी में उसका दिमाग जो है पलटन के पास होता है। आप थोड़ा उसका ख्याल रखिए, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, सल्यूट कीजिए। वो प्यार का बुक है, वो रिस्पेक्ट का बुक है, आपसे पैसा नहीं मांगता, राइट। वो उसको कई बार जो लोअर लेवल पे गवर्नमेंट फंक्शनरीज होते हैं, और जो लोअर लेवल के ऊपर जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो उससे नहीं मिलता। वो अगर देंगे तो ये हमेशा से आपको, ये जो देश की सेना है, कारगिल हो, पुलवामा हो, उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हो, और उससे पहले 71 हो, हर टाइम पे आपको उन्होंने प्रूव किया है कि वो आपके लिए मर मिटने को तैयार है। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट बनता है भाई। थैंक यू सर, जय हिंद। अंत में पीएम का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने
पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे।